कौन है मेरे दरवाजे पर। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल उसकी चीख सुनाई दी, भेड़िया भेड़िया बचाओ बचाओ। उसके आंगन से दिल दहला देने वाली चीखें आने लगी। आवाजें इतनी डरावनी थीं कि समझ ही नहीं आ रहा था कौन चिल्ला रहा है। हवा में खून की गंध फैल गई जो सीधे मेरे नाक में घुस गई। धीरे धीरे चीखें कमजोर पड़ने लगी। फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। पीला कुत्ता डर के मारे बिस्तर के कोने में सिकुड़ गया और कांपने लगा। दादी चुपचाप उठी और मेज कुर्सियां खिसकाकर दरवाजे के पीछे अड़ा दी। मैं रोना चाहती थी लेकिन दादी ने तुरंत मेरा मुंह ढक लिया। कुछ ही देर में पटाखों जैसी गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हमारे आंगन और वांग लावू के आंगन में गोलियां इधर उधर चल रही थी। हम पापा को बताना चाहते थे कि भेड़िया वांग लावू के घर में है, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिला। गोलीबारी बिखरी हुई थी और जब सुबह हुई भेड़िया तब तक कहीं और भाग चुका था। उस रात के बाद भेड़िया कहीं गायब हो गया, लेकिन वांग लावू के घर और आंगन में 3-4 लाशें पड़ी थीं, खून और मांस में लथपथ। पापा ने उसी रात हमारे घर के गेट के सामने जमी बर्फ के नीचे दर्जन भर लोहे के तेज जाल गाड़ दिए थे। अगर भेड़िया दरवाजा खटखटाने आता तो जरूर फंस जाता। उसके बाद बस भेड़िए की आवाज सुनते ही 2-3 गोलियां चलानी थी ताकि गांव का कोई आदमी गलती से उन जालों पर न चढ़ जाए। जानबूझकर बिजली कटवाई गई थी। पापा ने लाउडस्पीकर पर सबको चेतावनी दी थी कि कोई भी बाहर न निकले और अपने दरवाजे अच्छे से बंद रखे, लेकिन वांग लावू ने जिद की और जानबूझकर उल्टा किया। उसने कुछ लोगों को अपने घर बुलाकर शराब और खाना शुरू कर दिया। जब वांग लावू की चीख सुनाई दी उसी पल गांव के लोग दौड़े, लेकिन मोटे कपड़े और बर्फ से ढकी सड़क की वजह से उन्हें पहुंचने में 5-6 मिनट लग गए और जब वे पहुंचे तब तक सब खत्म हो चुका था। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही।